नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने एक बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध एक वेब सीरीज देखी होगी जिसका नाम था पंचायत, जिसके लगभग 4 सीजन आ चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी तैयारी करने वाला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी वेब सीरीज में इंटरेस्ट रखता हो उसने ये वेब सीरीज ना देखी हो। उस वेब सीरीज के किरदार काफ़ी फेमस हुए, उस वेब सीरीज के डायलॉग काफ़ी फेमस हुए। तो उसी वेब सीरीज के जो एक किरदार हैं सचिव जी, उन किरदार को सच में जीने का मौका वर्तमान में एमपी गवर्नमेंट आपको देने जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है कि बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती जो है वो होने वाली है। तो आज उसी पर मैं चर्चा करूंगा कि संभावित कब तक ये भर्ती हो सकती है, किस प्रकार इसकी एग्जाम होगी और किस प्रकार जो है इसकी नियुक्ति होगी, उस पर आज मैं आपसे जो है बात करूंगा। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा 2026, इसका राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी ये कंफर्म है कि ये वैकेंसी जो है वो आना ही आना है। नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आएगा और अभी तक यही उम्मीद है कि ईएसबी यानी आपका जो व्यापम जिसे आप पहले कहते थे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसे आप कहते थे, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका, वही आपकी एग्जाम जो है वो लेगा। इस बात की जो है पूरी प्रबल संभावना है। मैं आगे इस पर अगर बात करूं तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, मध्य प्रदेश शासन, कोई भी जो बात की जाएगी वो हवा में नहीं की जाएगी, प्रूफ के साथ बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो मध्य प्रदेश राजपत्र जारी किया जाता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में गजट नोटिफिकेशन कहते हैं, उस गजट नोटिफिकेशन में देखिए, एक पहले 2025 का प्रकाशित था, ये 26 का मैं आपको बता रहा हूं। 13 मार्च 2026 को ये गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। मंत्रालय जो है इसका वल्लभ भवन में, वहां से 13 मार्च 2026 को ये राजपत्र जो है वो जारी किया गया था बेटा। देखिए, अब इस राजपत्र में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। इन जो नियमों का नाम है वो है मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुशासन और सेवा शर्तें नियम 2026 है। यानी कि ये जो ग्राम पंचायत भर्ती होगी सचिव की, उससे संबंधित ये नियम है जो संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर लागू होंगे। और मध्य प्रदेश के राजपत्र में ये जब से प्रकाशित है, ये नियम तब से मान्य होंगे, यानी 13 मार्च 2026 के बाद ये नियम जो है ये मान्य होंगे। ये नियम मध्य प्रदेश पंचायत राज व ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अधीन स्थापित जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनके लिए जो सचिव के पद स्वीकृत हैं वो इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत सचिव का पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए होंगे। यानी ये जो नियम बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, जो 1993 में एक अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए थे, जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव का पद धारण करेगा उन्हें इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। ये बात याद रखिएगा। अगला है आपका, अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि कुछ चीजें मैं आपको यहीं क्लियर कर दूंगा बेटा। देखिए, एक तो सचिव होता है और एक होता है एक सहायक होता है, उसका हेल्पर। सचिव जी जो आपने पंचायत में देखे, सहायक जी जो विकास था उसमें देखा होगा आप लोगों ने, ये सहायक है। तो अभी जो एमपी गवर्नमेंट बात कर रही है वो कर रही है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 23,011 पंचायतें हैं हमारी। अभी मैं आपको रिक्तियां पूरी बताऊंगा कि किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं और बताऊंगा कि अंतर क्या है रिक्तियों में और स्वीकृत पदों में, ठीक है। तो जो सचिव के लिए सीधे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी कि उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है और उनका वेतनमान क्या होगा, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इन्होंने ये बताया कि जो रोजगार सहायक हैं वो अगर ग्राम पंचायत सचिव बनना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बताया गया है। तो देखिए, ग्राम रोजगार सहायकों के लिए कोटा,
सचिव के जितने भी कुल रिक्त पद आएंगे उसमें आरक्षित श्रेणी में जो कैटेगरी रिजर्व्ड है उन श्रेणी में 50% कोटा रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यानी 50% जो कोटा है वो पहले से जो रोजगार सहायक व्यक्ति हैं उनके लिए फिक्स रहेगा, उनको पहले मौका दिया जाएगा। और इसमें भी ये कहा गया है कि कोई ग्राम रोजगार सहायक जो सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने का इच्छुक हो, उसको लग रहा है कि हाँ मुझे सचिव बनाना चाहिए, और उसने ग्राम पंचायत सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर ली हो, 5 वर्ष उसने ग्राम पंचायत रोजगार सहायक के रूप में कंप्लीट कर लिए हैं, और तीसरा उसके विरुद्ध नियुक्ति से संबंधित, जॉब से संबंधित कि भैया कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है या गलत तरीके से तो जॉब नहीं लगी है, ऐसा कोई भी यदि मुकदमा नहीं होगा तो उसे भी मान्य माना जाएगा। और शैक्षणिक अर्हता और आयु जो अनुसूची 3 में दी गई हैं, अगर वो सब मैच कर रहा है तो वो सचिव के लिए पात्र होगा। लेकिन इसमें 5 वर्ष की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। अब ग्राम रोजगार सहायकों के कोटे की, अब मान के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल कि कुल 100 सीटें ग्राम रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित थी सचिव में, ठीक है, लेकिन उनको कितने 70 ही मिले, तो जो वो 30 सीटें बच रही हैं बेटा वो फिर ओपन हो जाएंगी सभी के लिए। फिर उसमें आप भी दे सकते हैं यदि आप ग्राम पंचायत रोजगार सहायक नहीं हैं तब भी। तो ये देखिए, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक के कोटे की अन्य अभ्यर्थियों से पूर्ति, मतलब ग्राम पंचायत रोजगार सहायक के लिए निर्धारित कोटे के अधीन जो पात्र अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या की अनुपलब्धता की दशा में, यानी यदि उनको इतने ग्राम पंचायत रोजगार सहायक मिले ही नहीं सचिव पद के लिए जितने उनको चाहिए थे, तो शेष रिक्तियां ओपन रखी जाएंगी जो उस श्रेणी के अभ्यर्थी भर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो ओपन हो जाएंगी उस समय के लिए। अब देखिए किस जिले के लिए कितने पद जो हैं स्वीकृत हैं, ये भी आप देख लीजिए। देखिए आगर मालवा के लिए 236 पद स्वीकृत हैं, अलीराजपुर के लिए 288 पद स्वीकृत हैं, अनूपपुर के लिए 277 पद स्वीकृत हैं, अशोकनगर के लिए 328 पद स्वीकृत हैं, बालाघाट के लिए जो है 690 पद स्वीकृत है, और ये 880 लग रहा है मुझे, एक बार इसको देख लीजिएगा। बड़वानी के लिए 409, बैतूल के लिए 534, भिंड के लिए 439 पद स्वीकृत हैं, भोपाल के लिए 222, बुरहानपुर के लिए 167, छतरपुर के लिए 559, छिंदवाड़ा के लिए 790, दमोह के लिए 480, दतिया के लिए 290, देवास के लिए 496, धार के लिए 763, डिंडोरी के लिए 364, गुना के लिए 419, ग्वालियर के लिए 421, हरदा के लिए 263, इंदौर के लिए 220, जबलपुर के लिए 334, झाबुआ के लिए 527, कटनी के लिए 375, खंडवा के लिए 407, खरगोन के लिए 590, मंडला के लिए 490, मंदसौर के लिए 468 और मुरैना के लिए 476 पद स्वीकृत हैं। नर्मदापुरम के लिए 427, नरसिंहपुर के लिए 450, नीमच के लिए 243, निवाड़ी के लिए 136, पन्ना के लिए 386, रायसेन के लिए 521, राजगढ़ के लिए 622, रतलाम के लिए 419, रीवा के लिए 820, सागर के लिए 765, सतना के लिए 695, सीहोर के लिए 542, शिवनी के लिए 635, शहडोल के लिए 390, शाजापुर के लिए 352, श्योपुर के लिए 236, शिवपुरी के लिए 587, सीधी के लिए 400, सिंगरौली के लिए 316, टीकमगढ़ के लिए 324, उज्जैन के लिए 609, उमरिया के लिए 236, विदिशा के लिए 577। अब तो देखो कुल 52 जिले बताए हैं, लेकिन हमारे यहाँ 55 है, उनकी भी रिक्त संख्या इसमें जोड़ दी जाएगी। अब देखिए कुल स्वीकृत पद हैं 23,011। अब देखिए यहां एक चीज और, कुल स्वीकृत पद हैं 23,011। कितने हैं?
23,011 स्वीकृत पद हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 23,011 तो सचिव में, उनका क्या करेंगे, उनको क्या निकाल देंगे? नहीं बेटा, उनको नहीं निकालेंगे। आप ये देखिए कि ये कुल स्वीकृत पद हैं बेटा। अब आपके पास अभी कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर रिक्ति आना है, ये अब गवर्नमेंट तय करेगी। स्वीकृत पद इतने हैं, कितने अभी खाली हैं, कितने पे रिक्ति आना है, ये अब तय होना बाकी है। स्वीकृत पद 23,011 है, लेकिन अच्छी खासी संख्या में ही बेटा आपके पास पद आएंगे, ये देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि वेतनमान की क्या स्थिति बेटा। वहां तो देखा कि सचिव जी की शादी नहीं हो रही है बेटा। जो प्रधान साहब हैं अपनी बेटी की ब्याह करना चाहते हैं, पर सैलरी की दिक्कत आ रही है। तो देख लेते हैं कि क्या सैलरी होती है सचिव जी की। अब इसकी सैलरी के 3 स्तर बताए गए बेटा सचिव के। पहला स्तर है कि जब भी आप सचिव के रूप में ज्वाइन करेंगे तो उससे लेकर 2 साल तक की जो आपकी प्रोविजन पीरियड है, तब तक आपको निश्चित 10,000 रुपए महीना ही मिलेगा। 2 वर्ष तक 10,000 रुपए महीना ही मिलेगा। अब समझ में आया क्यों पंचायत भवन में रहते थे सचिव जी? अब समझ में आया क्यों लौकी खाते थे डेली सचिव जी? इसलिए। अब दूसरा स्तर 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद, जब 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण हो गई, उसके बाद आपको 7वें वेतनमान के अनुसार 19,500 से 62,000 के बीच ग्रेड पे के अनुसार आपका वेतनमान अच्छा खासा बन जाएगा। तो ये मान के चलिए बहुत अच्छी पोस्ट है बेटा, यहां पर आपका आकर्षक वेतन बन जाएगा, ये बात याद रख लेना। और जब आपने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर दी तो आपका वेतनमान और बढ़ जाएगा। 23,500 से 80,500 के बीच 7वां वेतनमान आपका ग्रेड पे और बढ़ जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि ये आपका वेतनमान रहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ग्राम रोजगार सहायक था पहले से और वो क्या कर रहा है, सचिव के लिए बन गया, नियुक्त हो गया, तो पहले से प्राप्त होने वाला मानदेय ग्रेड पे तो रहेगा ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा उसका ग्रेड पे। क्यों? क्योंकि वो पहले 5 साल पहले आपसे जॉब कर चुका है बेटा। तो ग्राम पंचायत और रोजगार सहायक के लिए इतनी छूट गवर्नमेंट ने दी है। अब बात आती है कि कैसे बने, कौन एग्जाम लेगा और क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, आप इसके लिए बेटा 21 से 35 वर्ष की आयु पहले निर्धारित की गई थी। 21 से 35 वर्ष आयु निर्धारित की है। 5 साल आरक्षित वर्ग को छूट दी जाती है, ठीक है। और अब हमको नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन में क्या कहा जाएगा। और ग्राम रोजगार सहायक के लिए 50 वर्ष तक की दी गई थी। रोजगार सहायक के लिए पिछली बार 50 वर्ष तक के लिए नोटिफिकेशन में, सॉरी गैजेट में बात की गई थी, लेकिन अब आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन का हमको क्या करना है बेटा, इंतजार करना है। अब है कि शैक्षणिक अर्हता क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भरेगा, शैक्षणिक अर्हताएं क्या है। तो देखिए, सचिव जो ग्राम पंचायत के होंगे, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब आपको ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन में कोई भी चल जाएगा बेटा, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीएचएससी सब चल जाएगा, लेकिन बात डिग्री की हो रही है, डिप्लोमा की नहीं हो रही। याद रखिएगा, कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति दे सकता है। यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पूर्व जीआरएस के पद पर नियुक्त किया गया था, तब किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन ये नियम आने के पूर्व कोई रोजगार सहायक है, तो रोजगार सहायक तो 12वीं के बाद बन गया था, तो फिर उसके लिए 12वीं मान्य उत्तीर्ण हो जाएगी। लेकिन रोजगार सहायक नहीं है तो ग्रेजुएशन की बात की जाएगी। यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पश्चात रोजगार सहायक बना है तो उसको स्नातक ही मिलेगा। यदि आप पहले से रोजगार सहायक है तो 12वीं पास, यदि आप बाद में बने हैं इस नियमों के आने के बाद में, जो ये नियम आए थे, तब आपको भी रोजगार सहायक को भी ग्रेजुएशन ही लगेगा, याद रख लीजिएगा। दूसरा,
इसके अलावा किसी भी संस्था से या तो कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहिए। अब ये डिप्लोमा कंप्यूटर का पीजीडीसीए डीसीए हो सकता है, लेकिन यहां इसमें याद रखना मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। ये मान्यता प्राप्त मतलब जो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड हो, ऐसा मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा मैंने आपको बता ही दिया अभी, और मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा भी चल जाएगा। मतलब कोई ओपन यूनिवर्सिटी है जैसे हमारी भोज हो गई, लेकिन जो भी आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो सभी यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा है तब भी चलेगा। पॉलिटेक्निक से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स है तब भी चलेगा। शासकीय आईटीआई के रूप में 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा का सर्टिफिकेट है तब भी चलेगा। और सीपीसीटी और हिंदी टंकन टाइपिंग ये जरूर होना चाहिए। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है, तभी आप सचिव जी बन सकते हैं। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि एज, तो वही 1 जनवरी 2000 जो भी आएगा आपका 26-27, उसमें 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, दिव्यांगजन हैं एवं महिला हैं, उनको समय समय पर जो छूट दी जा रही है वो दी जाएगी। और जो ग्राम पंचायत सहायक है उसके लिए 50 वर्ष जो मैंने बताया था वो आप दे सकते हैं। इतनी आपको गवर्नमेंट ने छूट दी है, ये याद रखिएगा। अब देखिए एक बात आती है कि इसके लिए कौन एग्जाम लेगा, तो एग्जाम बेटा ईएसबी आपका लेगा, जिसको आप व्यापम कहते थे। और ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही होने की संभावना है। ये मैं अभी नहीं कह सकता आपके लिए कि ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इसमें अभी नहीं पढ़ेंगे हम, नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। नोटिफिकेशन जल्द ही आपके सामने होगा। लेकिन इसमें यह बात याद रखिएगा, इसमें आपको मैथ्स भी पढ़ना है, ये मैं आपको पिछली बार की आधार पर बता देता हूं। इसमें आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, इसमें आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, इसमें आपको साइंस भी पढ़ना है, इसमें आपको नॉर्मल जीके भी पढ़ना है और पंचायत राज भी पढ़ना है। इन सारी चीजों को आपको जो है मिलाना पड़ेगा, तब आपकी जाके एग्जाम कंप्लीट होगी। अब बात आती है कि बेटा निर्माण आईएएस आपके लिए क्या कर सकता है। इसमें बेटा निर्माण आईएएस ही कर सकता है, ये बात याद रखना। निर्माण आईएएस इसमें क्या करेगा बेटा, हमेशा की तरह आपने देखा कि निर्माण आईएएस उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री जरूर निकालता है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस बात की कि हम आपको इसकी सामग्री एटलीस्ट पंचायती राज हो गई, जीके हो गई, साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गई, इसकी सामग्री तो निर्माण आईएएस आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेगा। लगा हुआ है हमारा पूरा आर&डी डिपार्टमेंट इन चीजों पर। साथ में अगर पॉसिबल हुआ तो हम क्लास का आयोजन करेंगे, लेकिन मैं इसमें स्टार इसलिए लगा रहा हूं कि अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है बेटा तो इसके लिए क्लास हम बिल्कुल करेंगे आपके लिए। लेकिन सामग्री की तो मैं ऑलमोस्ट आपको गारंटी दे रहा हूं कि सामग्री हम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और उसी गुणवत्तापूर्ण की कराएंगे कि आप पेपर दे के आओगे तो मैच कर लेना कि इस प्रश्न का उत्तर इस पेज पे मिलेगा। जो हमेशा निर्माण करता आया है वही निर्माण इसमें भी करेगा। तो बेटा बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का, रूरल इंडिया को देखने का, रूरल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम करने का। ठीक है। और जो पंचायत वेब सीरीज है उसको जीने का, ये बहुत अच्छा मौका है बेटा। ठीक है। तो इसको आप जाने मत दो, लग जाओ बेटा इसमें। जल्दी निर्माण आईएएस जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपके लिए जो है सामग्री दे दी जाएगी। नोटिफिकेशन का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा है, बदलाव तो नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ाई जारी करना शुरू रख लो बेटा, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और आजकल देखा आपने ईएसबी ज्यादा समय भी नहीं देता है वैकेंसी आने के बाद बेटा, आपको ये चीज देख ली ना आपने, तो बिल्कुल लग जाओ अच्छे से, ताकि कल को जो है जब आप आए तो हम भी आपको कह दें कि का सचिव जी, तो वो सचिव जी जब जो फील है ना बेटा पंचायत की वो अगर करनी है तो ये आपको पूरी करनी पड़ेगी बेटा जल्दी। ठीक है। तो जल्द ही जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एक बार फिर मैं आपके समक्ष रहूंगा,
ठीक है, और यही क्लास, यही बोर्ड रहेगा और आगे हम इस पर बात करेंगे कि अब निर्माण आईएएस कैसे हेल्प करेगा और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके साथ आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।